हेलो बच्चों, की हाल चाल। चलिए, आज हम आपको पढ़ाने नहीं आए, आज हमको आपको बताने आए। आप उन सभी छात्रों को आज हम कुछ बताने आए हैं जिन्होंने पिछले साल बोर्ड 12th बोर्ड पास किया या इस साल 12th बोर्ड पास किया और जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिन्होंने जी मेन का एग्जाम इस बार अपीयर हुआ है। तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो खास होने वाला है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं। तो इसका सीधा सा दो तरीका होता है एडमिशन का। एक तो आप जी मेन के थ्रू जा सकते हो और दूसरा बीसीईसी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है उन सीट्स के लिए जो कि जी मेन के थ्रू से जो एडमिशन होता है उससे बच जाता है। तो उसके लिए बीसीईसी अपना एग्जामिनेशन करवाता है, ठीक है ना। तो आपने जी मेन का एग्जाम दे दिया, आपका मेन का कट ऑफ, मेन का स्कोर आ गया होगा जी मेन का। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, उसके बाद आपको करना पड़ता है, उसके बाद जी मेन के बाद आपका प्रोसेस होता है यूजीईएसी काउंसलिंग करवाना पड़ता है। ये क्या होता है? ये होता है अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है ना। अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग ये बीसीईसी करवाता है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट के एडमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिहार इंजीनियरिंग के छात्रों का एडमिशन किसके थ्रू होता है? यूजीईएसी काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है ना। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। कंप्लीट प्रोसेस हम आज बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप काउंसलिंग कर सकते हो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। देखो, सिंपल बात है बच्चों, आपने 12th का एग्जाम दिया, साइंस लेके पढ़े हो, अगर बायो लेके पढ़े हो तो आपका उद्देश्य है कि आप मेडिकल फील्ड में जाओ। अगर मैथ लेके पढ़े हो, पीसीएम ग्रुप के हो, तो उस कंडीशन में आपका उद्देश्य होता है कि हम इंजीनियरिंग करें, ये उद्देश्य होता है। इसके अलावे अगर ये दोनों चीज आप नहीं कर पाते हो, तब आपका ब्रेन जाता है जनरल कंपटीशन में, जिसमें बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। ये सारी बातें आप कीजिएगा कब? जब आप मेडिकल के लाइन और इंजीनियरिंग के लाइन में नहीं जा पाए हो, तो उस कंडीशन में ना, मतलब जब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गए हो कि हमको मेडिकल या इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, तो उस कंडीशन में आप उधर जा सकते हो। तो फिर 12th के बाद आपको करना क्या है? 12th के बाद आपको करना है ऑनर्स, यानी बीएससी या बीए कीजिएगा। उसके बाद ही आप अच्छे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर पाओगे, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है ना। अब आप करोगे ग्रेजुएशन करोगे, तो ग्रेजुएशन के लिए आपके पास स्कोप बचता है, बीएससी बचता है, बीए बचता है और बीकॉम बचता है। ये तीन चीज आप कर सकते हो, तीनों कर सकते हो। एक स्कोप आपको और बचता है, अगर आप मेडिकल से हो तो आप जाइएगा बीएससी नर्सिंग में जा सकते हो, बीएससी नर्सिंग में आप जा सकते हो, या फिर बीटेक कर सकते हो, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग, या आप नीट का एग्जाम दिए हो, उसके थ्रू आप मेडिकल में डॉक्टर के लिए आप कर सकते हो ट्राई। वहां भी आपको ऑनर्स की ही डिग्री मिलती है। बीटेक करोगे फिर भी आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। हम बेसिकली आपको
मैथमेटिक्स से पीसीएम ग्रुप वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि आप सिंपल 12th करने के बाद आपका उद्देश्य होता है कि हम या तो इंजीनियर बने या फिर हम सिंपल ऑनर्स करें, बीएससी करें, बीए करें या बीकॉम करें। तो आपके लिए बेहतर क्या है? तो बच्चों समझो, अगर आप बीएससी या बीए करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ एक ही स्कोप बचता है कि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करोगे नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप बीटेक करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज होती है। एक तो जनरल कंपटीशन में आप नॉन टेक्निकल में भी जा सकते हो और दूसरा आपका है टेक्निकल में भी जा सकते हो, यानी दोनों हाथ में लड्डू। आप टेक्निकल के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और नॉन टेक्निकल के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। अब आया समय की बात। तो पहले बच्चों को यह लगता था कि अगर हम बीएससी कर रहे हैं तो हमको लगेगा 3 साल, हम बीटेक कर रहे हैं तो हमको लगेगा 4 साल। तो बेहतर तो 3 साल के लिए है, क्योंकि मुझे तो जनरल कंपटीशन करना है। तो 3 साल हम इधर 3 साल में मेरा बीएससी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 साल हम तैयारी करेंगे और मेरा जनरल कंपटीशन निकल जाएगा। लेकिन बच्चों अब सरकार ने, अब जो यूनिवर्सिटी है हमारी, उन्होंने अब सेमेस्टर वाइज आपका बीएससी बीए भी कर दिया है। सेमेस्टर वाइज से हमारा मतलब है कि कुल मिलाकर के 8 सेमेस्टर, 6 महीने का सेमेस्टर होता है और 8 सेमेस्टर में आपका बीएससी भी कंप्लीट होगा। इधर बीटेक के लिए भी आपको चाहिए 8 सेमेस्टर और बीएससी के लिए भी चाहिए 8 सेमेस्टर, यानी कुल मिलाकर के दोनों ही स्ट्रीम में आपको 4 साल ही लगेगा। अब समझ लो, अब बेहतर क्या हुआ? अब बेहतर हुआ बीटेक, क्योंकि यहां से आपको दोनों अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर आता है सर बीटेक में पैसा आपको कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि जब आप बिहार इंजीनियरिंग से, अगर बिहार इंजीनियरिंग से जा रहे हो तो उस कंडीशन में अगर आपके पास 20,000 रुपया, 20,000 रुपया अगर आपके पास है तो आप इंजीनियर बन सकते हो। पहली बात, अगर है 20,000। यह हो गया कॉलेज फी, इसमें हम और खर्च नहीं जोड़े हैं। कम से कम 20,000, कम से कम मतलब सॉरी, अधिक से अधिक 20,000। क्योंकि 20,000 अराउंड मान लीजिए, अगर आपको 1 साल का 5,000 रुपया लगता है तो टोटल 20,000 रुपया लगेगा। क्योंकि 2 सेमेस्टर का लगभग किसी कॉलेज में 6,000 6,500 है, लेकिन ओवरऑल आपको मान के चलो कि 20,000 में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब किसी बच्चे को अगर हॉस्टल रहना है तो हॉस्टल के लिए आपको 1,000 पर ईयर अप्रोक्सीमेट लगता है। 1,000 रुपया, 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ आपको लगेगा। किसके लिए? हॉस्टल फीस। और मेस चार्ज किसी में 3,000, मतलब लगभग 3,000 आपको मेस चार्ज लगता है। किसी कॉलेज में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, अगर 1 साल का, ठीक है, हॉस्टल फी हो गया 12,000, ठीक है, और 36,000 हो गया आपका मेस चार्ज, कुल मिलाकर के 48,000 रुपया 1 साल का आता है। मान के राउंड फिगर अगर हम 50,000 ले लें तो कुल मिलाकर के 2 लाख रुपया आपको लगेगा हॉस्टल प्लस मेस चार्ज में, ठीक है। और 20,000 रुपया आपको लग रहा है किसमें? कॉलेज फी में। तो कुल मिलाकर के मान के चलो अराउंड फिगर 2.5 लाख रुपया आपको, 2.5 लाख में आप रह खा पी करके आप इंजीनियर बन जाओगे। तो फिर अब कुछ बच्चे गरीब हैं जिनके पास ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना पैसा भी उनसे नहीं हो पाएगा। तो सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को 4 लाख तक का लोन मुहैया कराया जाता है उनके पढ़ाई के लिए, 4 लाख तक। और ये 4 लाख का लोन जो है उसमें, वो जब तक आप पढ़ रहे हो आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं है। और पढ़ाई के बाद भी आपको 6 महीना साल भर के लिए समय दिया जाता है कि आप जॉब करके अपने लोन को पूरा कर लो। तो बच्चों, आप अगर उधर से 2.5 लाख रुपया लोन लेकर के भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि बिहार इंजीनियरिंग में हमारा एडमिशन किस तरह कैसे होगा। तो सबसे पहला काम करना है कि आप JEE
अगर आपको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए तो इसके लिए आपको दो चीज करना पड़ेगा, दो ऑप्शन आपको मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है JEE ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, JEE मेन देना पड़ेगा, JEE मेन, JEE मेन। पहला आपका यह है कि आप JEE मेन से जा सकते हो। तो सर दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन है आपका, ये पहला ऑप्शन हुआ JEE मेन, और दूसरा ऑप्शन है BCECE। BCEC अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है उन सीट्स के लिए जो वैकेंट रह जाता है कॉलेजों में। अब कॉलेज में कुल मिला करके पूरे जितने भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट हैं उतने कॉलेज हैं, यानी 38 कॉलेजेज हैं, 38 कॉलेजेज हैं बिहार में, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो इसमें बैठ जाओ, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका 20 परसेंटाइल भी है, ठीक है ना, तो इन 38 कॉलेज में से किसी ना किसी कॉलेज में आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा, आप जो ब्रांच चाहोगे मिल जाएगा। हाँ, यह बात अलग है कि बिहार इंजीनियरिंग के टॉप 10 कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। आपको डिग्री मिल जाएगी, एक चीज और मैं बता रहा हूं कि आपको डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद खुद हाथ पैर लाड़ना पड़ेगा, वहां कॉलेज आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है ना, वहां आपको खुद अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। तो फिर फायदा क्या है कि सर इंजीनियर बन जाए, डिग्री लेके चाटेंगे? अरे वैसे भी आप बीएससी कर रहे हो तो उस डिग्री को चाटना थोड़ा है। बीएससी क्यों कर रहे हो? बीएससी इसलिए कर रहे हो ताकि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सको, जनरल कंपटीशन दे सको। तो आप बीटेक कर लो ना, इससे भी आपका वही होगा। तो चलिए हम कैसे, अगर मेन दे चुके हो तो उस कंडीशन में आप कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। UGEAC का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आप आइएगा, सबसे पहले आपको आना है, इसका साइट देख लो, ये है साइट इसका BCECE board.bihar.government.in/index.php। इस साइट पे जाओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आप देखिएगा, इस इंटरफेस में आप देखिएगा सबसे ऊपर में, अभी अगर आप कर रहे हो तो सबसे ऊपर में है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर UGEAC 2025, ठीक है। इसको आपको क्लिक करना है। इसे जब आप क्लिक कीजिएगा, जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देखिए, जब आपने इसको क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस आपका खुलेगा, इस तरह का, देख रहे हैं, इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा। यहां से आप अगर चाहो तो प्रोस्पेक्टस, यहां से आप अगर चाहो तो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आगे आप देखिए, इसको आगे देखिए, यहां पर आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये इंटरफेस से पहले आपका ये इंटरफेस खुलेगा, सबसे पहले ये इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आप यहां पर देखिए, यहां आपको बताया गया है कि ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 6/5/2025। कितने बजे से? 4:15 शाम में स्टार्ट हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट देख लो, 4/6/2025 10 बजे शाम तक, यानी अभी है समय, ठीक है ना, अभी समय है, आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लास्ट डे ऑफ पेमेंट, पेमेंट का भी वही आपका 4/6, ठीक है।
4/6 को जून, मतलब जून में आपका जो है ये हाँ 4/6 को आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एडिट कर सकते हो 5 से लेकर के 6 तारीख के बाद, ठीक है ना, 5 से 6 तारीख तक। और अभी तक जो है सो डेट नहीं आया है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग से पहले आपको आपका स्कोर कार्ड बनेगा बीसीईसी के द्वारा। स्कोर कार्ड मतलब इस काउंसलिंग के थ्रू आप किस रैंक पर हो, ठीक है ना, वो बनेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। 2 राउंड होता है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला तो वेट कीजिए, सेकेंड राउंड में मिलेगा। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल गया तो फिर देखिए कि आप जो चॉइस भरे थे उस चॉइस के अनुसार आपको कॉलेज मिला है या फिर आपको और दूसरा कोई कॉलेज चाहिए था। अगर दूसरा कॉलेज चाहिए था तो उस कंडीशन में आप अपग्रेड कर दोगे, और अगर आपको वही कॉलेज चाहिए तो फ्रीज कर देना, ठीक है ना। तो ये सब तो बाद वाली बात है। सबसे पहले यहां पर हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बता दिया कि इसका स्टार्ट हो चुका है 6 तारीख से, 6/5 से स्टार्ट हुआ, 6 मई से स्टार्ट हुआ है और 4 जून तक लास्ट डेट है, आप भर सकते हो। जब आप ये इंटरफेस आपका खुल जाएगा, अगर आपने जीमेन का एग्जाम दिया है और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये इंटरफेस जब खुल जाएगा तो इस कंडीशन में यहां पर आप देखो, यहां पर है न्यू रजिस्ट्रेशन। क्या है? न्यू रजिस्ट्रेशन। ये जो देख रहे हो क्लिक हियर फॉर लॉगिन, ये उनके लिए है जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। वहां पर आप लॉगिन करके आप अपना देख सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और ये जो देख रहे हो न्यू रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। जब आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इस तरह का। यहां जब खुलेगा तो आपको आपकी मर्जी है कि अगर आप इसके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां से कर लोगे, उसमें पूरी डिटेल सब कुछ आपको पीडीएफ में बता दिया है। अगर आप इसके कुछ पॉइंट्स देखना चाहो तो देखो, सबसे पहले देखो यहां कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले कृपया वेबसाइट के विवरण पुस्तिका एवं संबंधित विज्ञापन को डाउनलोड करें और इसे ध्यान से पढ़ें। मैंने पहले ही बोला कि आप डाउनलोड कर सकते हो प्रोस्पेक्टस को और उसको ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है आपको यूजीएसी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति पार्षद के वेबसाइट, अभी वेबसाइट मैंने आपको बताया था, इस वेबसाइट के माध्यम से है, मतलब इसी वेबसाइट के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कृपया यूजीएसी 2025 के लिए निर्धारित ये मापदंड कुछ बताया गया है, उसको आपको करना पड़ेगा। अब यहां हम लोग देखते हैं जो मेन पॉइंट है कि इसमें फीस कितना लगता है। यहां ध्यान दो, यह है सामान्य वर्ग, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या ईबीसी हो या फिर बीसी हो, बैकवर्ड क्लास, या ईबीसी हो या बैकवर्ड क्लास हो, कोई भी हो उसके लिए। और ये हो गया बैकवर्ड क्लास और ये हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी। इस दोनों ये जितने भी वर्ग देख रहे हो इनके लिए आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। कितना? 1200 रुपया। 1200 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 1200 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। और अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो तो उस कंडीशन में आपको पेमेंट करना पड़ेगा 600 रुपया, ठीक है। SC ST और दिव्यांगजन मतलब PWD वाले कैंडिडेट सबको 600 रुपया देना पड़ेगा। यहां पर वो भी है सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगजन, यहां भी PWD वाले स्टूडेंट के लिए भी 600 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन फी जमा करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और आगे की कहानी देखते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया कि फीस कितना लगने वाला है, 1200 रुपया सामान्य और बीसी कैंडिडेट को, ठीक है ना। ओबीसी कैंडिडेट जिसको बोलते हो, ओबीसी कैंडिडेट में दोनों आता है, बीसी और ईबीसी दोनों आता है।
उनके लिए आपको 1200 देना पड़ेगा। SC ST के लिए मैं मुख्य रूप से यही है, SC ST के लिए 600 रुपया देना पड़ेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन, ये सब तो एक बार आवेदन जमा करने के बाद किसी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये सब तो सिंपल बात है, ये सिंपल बात है। हाँ, अब यहां देखो क्या करना है। सबसे पहले तो आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस कंडीशन में सबसे पहले उम्मीदवार को JEE 2025 का आवेदन संख्या, एप्लीकेशन नंबर आपको जीमेन के एग्जाम में मिला होगा, ठीक है ना, ये होना चाहिए। उम्मीदवार का नाम और जन्म तिथि देते हुए अपनी पहचान डेटा प्रमाणित करनी होगी। सबसे पहले जब आप उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन में जाओगे तो वहां पर आप एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे। एप्लीकेशन फॉर्म डालने के बाद आपको वहां पर आपका नाम पूछा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, ठीक है। ये जब करने के बाद, ये जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में उम्मीदवार से पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर आपको ये दो ऑप्शन दिया जाएगा आपको, या तो OTP आपके ईमेल पे जाएगा या फिर आपके मोबाइल पर जाएगा। OTP भेजा जाएगा सफल पंजीयन से पहले या बाद में पूरे सत्र के दौरान मोबाइल नंबर और ईमेल पते को बदलने अपडेट करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब ये समझ लो कि जो आपका ईमेल और फोन नंबर जीमेल में था, वही ईमेल और फोन नंबर ये पूरी प्रक्रिया में रहनी है। इसीलिए ना तो ईमेल बदलना है आपको और ना ही आपको अपना फोन नंबर बदलना है इन प्रक्रिया के दौरान, यानी जीमेन के एग्जाम देने से लेकर के UGAC काउंसलिंग के अंत तक में, कॉलेज अलॉटमेंट तक आपको ना तो आपका ईमेल आईडी बदलना है और ना ही आपको फोन नंबर बदलना है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं स्टेप क्या होना है, कितने स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है तो ध्यान दो, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के दौरान सबसे पहले उम्मीदवार को JEE मेन का आवेदन संख्या, उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, पहचान, ये सब प्रमाणित करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब तो अभी हमने आपको बताया। OTP भेजा जाएगा सफल। ये प्रोसेस मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि आपको JEE मेन का आवेदन संख्या और स्वयं द्वारा बनाए गए पासवर्ड का उपयोग करना है। हाँ, एक चीज, लॉगिन के लिए उम्मीदवार को JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड बनाओगे, वो पासवर्ड का यूज करना पड़ेगा। दूसरे चरण में है व्यक्तिगत विवरण देना है, संपर्क विवरण, योग्यता विवरण, ये सब जो है व्यक्तिगत विवरण मतलब आपका कहां घर है, क्या है, ठीक है ना, कहां घर है, आप अपने पूरा जो है एड्रेस सब डालोगे। आप पढ़े हो तो उसका विवरण डालोगे 10th वाला, ठीक है, 10th वाला में कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है। और 12th में आपको 3 सब्जेक्ट के लिए पूछा जाएगा, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको कितना नंबर आया है ये पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आवेदन पूरा करने और फोटो, अंग्रेजी हस्ताक्षर, हिंदी हस्ताक्षर और दस्तावेजों का स्कैन करके उसमें छवि को आप लोग अपडेट कीजिएगा। मतलब ये सब चीज आपको लगेगा। ये ध्यान देना है कि आपको फोटो रखना पड़ेगा, फोटो पासपोर्ट साइज, फोटो का भी जो है उसका है 200 बाय 250। अभी इसमें आपको बता दिया जाएगा। यहां देखो फोटो का क्या होना चाहिए, फोटो की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो फोटो के लिए देखो आपको जो ये सारी चीजें आपको रख लेना है रजिस्ट्रेशन से पहले। रजिस्ट्रेशन से पहले नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो। नहीं, अगर कैफे में भी जाके करवाओगे तो वहां भी दिक्कत होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको फोटो किस तरह का होना चाहिए, तो फोटो में आपको आपका 80% चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। मतलब आप मास्क नहीं लगा सकते हो, मास्क के बिना तस्वीर होना चाहिए, ठीक है। और फोटो जब आप खिंचवाओगे तो फोटो को जब सेव करोगे तो उसमें फोटो का नाम क्या होना चाहिए। तो नाम में जैसे मेरा नाम है चंदन, तो चंदन का पहले CH डालना है, CH डाल के और यहां PHOTO लिख देना है, फोटो, ठीक है ना। CH डाल के क्या लिख देना है, फोटो लिख देना है। तो आपका ये हो जाएगा, ये फोटो का नाम हो जाएगा। फोटो
किस प्रारूप में होना चाहिए? जेपीजी में होना चाहिए। फोटो का प्रारूप होना चाहिए जेपीजी, ठीक है ना। प्रारूप क्या होना चाहिए? जेपीजी होना चाहिए। और वो उसका जो उसका कितना होना चाहिए? 10 केबी से 300 केबी के बीच, ना 10 केबी से कम होना चाहिए, ठीक है, फोटो, और ना ही 300 केबी से ज्यादा। और यहां देखो उसका पिक्सल कितना होना चाहिए? 200 पिक्सल से 250 पिक्सल के बीच। इन 3 क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। 3 नहीं 4 हो गया। पहले तो नाम, दूसरा प्रारूप जेपीजी होना चाहिए, तीसरा 10 केबी से 300 केबी के बीच होना चाहिए, और चौथा 200 पिक्सल से 250 पिक्सल के बीच होना चाहिए, ठीक है। फोटो ये आप पहले ही बना के रख लोगे अपने गैलरी में। उसके बाद अंग्रेजी हस्ताक्षर, यहां भी नाम के पहले का 2 अक्षर, जैसे मैंने बताया CH, और फिर ये यहां पर नहीं होगा, ये यहां जैसे CH लिखे, फिर नीचे वाला जो इस तरह का होता है हाइफन, ये डालना है, और तब यहां लिखना है फोटो, ठीक है। उसके बाद इसमें भी इंग्लिश सिग्नेचर में भी सबसे पहले आप अपना नाम का पहला 2 अक्षर डालोगे, यानी CH डालोगे, हाइफन डालोगे, और उसके बाद ये लिखना है ENG सिग्नेचर, SIGNATURE सिग्नेचर। इस तरह से आप फोटो का नाम लिखना है, ये तो नाम लिखना है आपको। उसके बाद सेम चीज जेपीजी प्रारूप में होना चाहिए, 5 केबी से 50 केबी के बीच होना चाहिए सिग्नेचर, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई, मुख्य तो यही है ना कि 300 पिक्सल से 100 पिक्सल के बीच होना चाहिए, यानी रेशियो होना चाहिए 3:1, ठीक है ना। और ये ध्यान देना है, ये सारी चीजें अगर आपका होगा तब रजिस्ट्रेशन के समय में आपका फोटो सिग्नेचर ये अपलोड होगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद हिंदी सिग्नेचर की भी वही कहानी है, सेम बाय सेम जैसे इंग्लिश सिग्नेचर में हो रहा है, ठीक है ना, उसी तरह से होगा। उसके बाद का क्या बात है? उसके बाद है अन्य दस्तावेज। अगर कुछ है दस्तावेज अगर अपलोड करना है, तो हमको तो नहीं लगता है और कोई दस्तावेज वहां पर मांगता है, ठीक है ना, और कोई दस्तावेज नहीं मांगता है। जब ये फाइनल सबमिशन हो जाएगा, जब ये सारे दस्तावेज आप अपलोड कर लोगे, तो उस कंडीशन में चरण 1 और चरण 2 को पूरा करने के बाद उम्मीदवार अपने भरे हुए विवरण का पुनरावलोकन करेंगे, मतलब बढ़िया से देख लेना। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे बैक टू एडिट में जाके दबाकर सही किया जा सकता है। डेटा को संपादित करने के बाद भरे हुए आवेदन का फिर से पुनरावलोकन करने की सलाह दी गई है। और भरा, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप बढ़िया से देख लेना, आपकी गलती नहीं हो। सबमिट करने से पहले, सेव करने से पहले, उसमें सबमिट होगा, सबमिट करने से पहले आप देख लेना, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत हो गया तो फिर से आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। जब ये हो जाएगा उसके बाद होता है कंफर्मेशन। हाँ, उसके बाद देखो, जब ये हो जाएगा, जब आपने सेव कर लिया, तो अंतिम चरण है इसका, आप शुल्क जमा करोगे, पैसा जमा करना है। तो पैसा जमा करने के लिए आपको बैंक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटर द्वारा उम्मीदवार, अब यहां गेटवे में आपको उसमें बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको मोबाइल बैंकिंग का मिलेगा, ठीक है, आपको मोबाइल एटीएम से आप कर सकते हो, और इंपॉर्टेंट आजकल जो सब ज्यादा करता है वो है यूपीआई के थ्रू भी आप इसका पेमेंट कर सकते हो। ये हो गया अंतिम चरण। जब ये सारी बातें हो जाएगी तो उस कंडीशन में आपको ये डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके इसको जो है कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके और इसे अच्छी तरह से सहेज कर रखिएगा, ठीक है। इसको रख लेना है, और इस तरह से आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप इंतजार कीजिएगा, बाकी का और प्रोसेस, जैसे
स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड के बाद जो है सो स्कोर कार्ड के बाद आपका ये चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आप एडमिशन करवाओगे। तो रजिस्ट्रेशन का मैंने आज पूरा प्रोसेस बताया। कैसा रहा वीडियो? आप ठीक से देखिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है ना। बाकी और सारी बातें यूजीएससी से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो हम आपको बारी बारी से थोड़े थोड़े दिन पे हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले वीडियो में यूजीएससी के नए किसी अपडेट के साथ। बाप रे बाप।